तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में ये गिवन है कि दो गोडाउन्स हैं ए एंड बी, एंड उन दोनों की ग्रेन कैपेसिटी हमें गिवन है। गोडाउन ए की ग्रेन कैपेसिटी है 100 क्विंटल्स एंड गोडाउन बी की ग्रेन कैपेसिटी है 50 क्विंटल्स। एंड ये दोनों गोडाउन्स तीन अलग अलग राशन की शॉप्स पर सप्लाई करते हैं, एंड वो तीनों शॉप्स है डी, ई एंड एफ। अब यदि हम इन तीनों शॉप्स की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो शॉप डी की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल्स की, शॉप ई की रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल्स की, एंड शॉप एफ की रिक्वायरमेंट है 40 क्विंटल्स की। अब यदि हम गोडाउन ए एंड बी से शॉप्स डी, ई एंड एफ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखें तो वह हमें इस टेबल में गिवन है, एंड जो अमाउंट यहाँ गिवन है वह पर क्विंटल का है। जैसे कि यदि हम देखें कि गोडाउन ए से शॉप डी तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वह 6 रुपीज पर क्विंटल है। तब हमें यह फाइंड करना है कि हम गोडाउन ए एंड गोडाउन बी से कितना ग्रेन शॉप डी, ई एंड एफ पर सप्लाई करें ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह मिनिमम आए, और उसके बाद हमें वह मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि गोडाउन ए की जो कैपेसिटी है वह है 100 क्विंटल्स की। इसी तरह गोडाउन बी की जो ग्रेन कैपेसिटी है वह है 50 क्विंटल्स की। अब इन दोनों गोडाउन से तीन अलग अलग शॉप्स पर हमें राशन सप्लाई करना है। यदि हम शॉप डी की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल की। इसी तरह यदि हम शॉप ई की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल्स की, एंड इसी तरह शॉप एफ की रिक्वायरमेंट है 40 क्विंटल्स की। अब सिंस हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम करना है तो इसके लिए यदि हम टेबल देखें तो गोडाउन ए से शॉप डी तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह है 6 रुपीज पर क्विंटल, एंड माना गोडाउन ए से शॉप डी तक एक्स क्विंटल ग्रेन सप्लाई होता है। इसी तरह यदि हम गोडाउन ए से शॉप ई तक की देखें तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 3 रुपीज पर क्विंटल, एंड माना गोडाउन ए से शॉप ई तक वाई क्विंटल ग्रेन सप्लाई होता है। इसी तरह यदि हम गोडाउन ए से शॉप एफ तक के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की बात करें तो वह है 2.5 रुपीज पर क्विंटल। अब क्वेश्चन ये आता है कि गोडाउन ए से शॉप एफ तक कितना ग्रेन सप्लाई होता है। सिंस जो गोडाउन ए की टोटल कैपेसिटी है वह है 100 क्विंटल की, एंड एक्स एंड वाई ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है जो कि डी एंड ई शॉप को हुआ है, तो गोडाउन ए के पास कितना बचेगा 100 माइनस एक्स माइनस वाई, एंड यह वह शॉप एफ को सप्लाई करेगा। इसी तरह यदि हम गोडाउन बी के लिए देखें तो गोडाउन बी से शॉप डी तक का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वह है 4 रुपीज पर क्विंटल। अब क्वेश्चन ये आता है कि गोडाउन बी से शॉप डी तक कितना ग्रेन जाएगा। यदि हम देखें तो शॉप डी की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वह है 60 क्विंटल की, एंड एक्स क्विंटल उसका गोडाउन ए से आ चुका है। दैट मीन्स अब उसे नीड है केवल 60 माइनस एक्स की, जो कि उसे गोडाउन बी सप्लाई करेगा। इसी तरह यदि हम गोडाउन बी से शॉप ई की ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देखें तो वह है 2 रुपीज पर क्विंटल। अब शॉप ई की जो रिक्वायरमेंट है वह है 50 क्विंटल्स की, एंड गोडाउन ए से वाई क्विंटल आ चुका है। दैट मीन्स गोडाउन बी से उसे नीड है केवल 50 माइनस वाई क्विंटल्स की। इसी तरह गोडाउन बी से शॉप एफ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वह है 3 रुपीज पर क्विंटल। अब यदि हम देखें तो शॉप एफ को चाहिए 40 क्विंटल्स, एंड उसके लिए 100 माइनस एक्स माइनस वाई गोडाउन ए से आ चुका है, तो गोडाउन बी से उसे केवल चाहिए 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस तरह आप देख सकते हो कि हमने गिवन डाटा से एक तो ये पता कर लिया है कि दोनों अलग अलग गोडाउन से अलग अलग शॉप्स पर कितना राशन जाना है, और पर क्विंटल की कॉस्ट हमें गिवन थी। तो अब यदि हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो वह होगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3 प्लस 100 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 2.5। ये तो हो गया टोटल गोडाउन ए से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब सिंस हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमें इसमें गोडाउन बी से भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह भी ऐड करनी है। सो गोडाउन बी से यदि हम शॉप डी की टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखें
तो वह होगी 4 इंटू 60 माइनस एक्स। इसी तरह शॉप ई के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी 2 इंटू 50 माइनस वाई। इसी तरह गो डाउन बी से शॉप एफ के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी 3 इंटू 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस तरह हमारी यह टोटल कॉस्ट आ चुकी है। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट 2.5 इंटू एक्स प्लस 1.5 इंटू वाई प्लस 410। अब यदि हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो जो भी गो डाउन ए और गो डाउन बी से ग्रेन सप्लाई करना है उसकी क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि पहला कंस्ट्रेंट हमें यह मिला है कि x नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसी तरह y भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसी तरह 100 माइनस एक्स माइनस वाई भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो जब हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे देन वी गेट x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 100। इसी तरह यदि हम गो डाउन बी वाले कंस्ट्रेंट्स को देखें तो उसमें सबसे पहला है कि जो 60 माइनस एक्स है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स यहां से हमें मिलेगा कि x इज लेस देन और इक्वल टू 60। इसी तरह 50 माइनस वाई भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड यहां से हमें मिलेगा y इज लेस देन और इक्वल टू 50। इसी तरह यह क्वांटिटी भी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, जिसे सॉल्व करने पर हमें इनइक्वलिटी मिलेगी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो अब आप देख सकते हो कि हमें अलग अलग कंस्ट्रेंट्स मिल चुके हैं। अब सिंस इस पूरे क्वेश्चन का या इस पूरी प्रॉब्लम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वह कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, दैट मीन्स जो ये कॉस्ट का फंक्शन है इसे हम z के इक्वल एज्यूम करेंगे एंड यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड ये सभी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब हम इन्हें आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस पूरे क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स प्लस 1.5 इंटू वाई प्लस 410 और ये सभी कंस्टेंट हैं और हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम ग्राफिकल तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम x एंड y दोनों के नॉन नेगेटिव होने के लिए देखें तो x के नॉन नेगेटिव होने के लिए ये एरिया मिलेगा एंड y के नॉन नेगेटिव होने के लिए ये एरिया मिलेगा। दोनों के कॉमन पार्ट की बात करें तो हमें यह रीजन मिलेगा। अब यदि हम नेक्स्ट इनइक्वलिटी की बात करें तो उसमें एक कंस्टेंट है कि x की वैल्यू 60 से कम या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए एंड y की वैल्यू 50 से कम या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो हम एक लाइन तो x इज इक्वल टू 60 पर ड्रॉ करेंगे एंड दूसरी लाइन y इज इक्वल टू 50 पर ड्रॉ करेंगे। अब यदि हम देखें तो पहला है x इज लेस देन और इक्वल टू 60, तो उसके लिए हमें ये एरिया मिलेगा एंड दूसरी है y इज लेस देन और इक्वल टू 50, उसके लिए हमें ये एरिया मिलेगा। अब यदि हम इन दोनों के कॉमन एरिया एंड पिछली इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के कॉमन एरिया की बात करें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट इनइक्वलिटी को देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे 0,100 एंड 100,0। इससे हमें ये लाइन मिलेगी जो कि होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यह एरिया इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का पिछली इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ यदि हम इंटरसेक्शन लें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब यदि हम लास्ट इनइक्वलिटी को देखें तो इसके लिए भी हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे, जिससे कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे और हमें लाइन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब इसके लिए यदि हम ओरिजिन को देखें तो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का रिमेनिंग इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ कॉमन पार्ट देखें तो हमें यह येलो कलर का एरिया मिलेगा। दैट मीन्स अब हमें यह फिजिबल रीजन मिल चुका है जिसके सभी वर्टेक्स हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि हम इस वर्टेक्स की बात करें तो वह x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 50 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो कि हमें मिलेंगे 10,50। इसी तरह यदि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वह x प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 50 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे 50,50। अब हम लास्ट पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यह x इज इक्वल टू 60 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमें मिलेंगे 60,40। तो अब आप देख सकते हो कि हमें चारों ही वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। सो अब यदि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो हमें पहले इन चारों वर्टिसेज पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी।
सबसे पहले हम 10,50 पर चेक करते हैं। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है 510। इसी तरह 50,50 पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है 610। इसी तरह 60,40 पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है 620 एंड 60,0 पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलती है 560। इन सभी को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली है हमें 510, जो कि x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 50 पर होगी। दैट मीन्स हम यहां से कह सकते हैं कि मिनिमम z होगा 510 एट पॉइंट 10,50। अब वापस से यदि हम अपने क्वेश्चन पर आए तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। तो x की वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे जो कि हमें 10 मिली थी, एंड y की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, वह हमें मिली थी 50। अब x एंड y की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 40। इसी तरह हम रिमेनिंग वैल्यूज भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर ली थी। तो अब आप देख सकते हो कि हमें यह पता चल चुका है कि गोडाउन ए एंड गोडाउन बी से तीनों शॉप्स पर कितना ग्रेन सप्लाई करना है, एंड यही हमें फाइंड करना था।